हेलो एवरीवन, जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सेट ये 17 सितंबर 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का है और सोशल साइंस का पेपर है, लेकिन केवल मैं इसमें शिक्षण कला ही डिस्कस करूंगी। ठीक है, टीचिंग स्किल्स ही मैं डिस्कस करूंगी। तो ये सभी के लिए होगा, सभी जो एस्टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं वो ये देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का सबसे अच्छा निदान है। मतलब छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है। उन्हें कठिन परिश्रम करने की सलाह दी जाए, उन्हें प्राइवेट ट्यूशन करने की सुझाव दी जाए, पुस्तकालय में पर्यवेक्षित अध्ययन हो या उपचारात्मक अध्यापन। देखिए, कठिन परिश्रम करने की सलाह नहीं दी जाएगी, ना ट्यूशन दिया जाएगा और ना ही उन्हें लाइब्रेरी में पढ़ाया जाएगा। उनका उपचारात्मक अध्ययन किया जाएगा ताकि उनका जो भी उनको कठिनाइयाँ हो रही हैं उससे निदान किया जा सके। ठीक है, सेकेंड है, विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचायक है। विद्यालयों में आधारित संरचना सुविधाएं, पाठ्य पुस्तकें तथा शिक्षण अधिगम सामग्री, कक्ष प्रणालियां, छात्रों की उपलब्धि का स्तर। सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिचायक कौन है, इनमें से आपको ये बताना है। संरचना सुविधाएं हैं, अधिगम सामग्री है या उपलब्धि का स्तर है। तो सबसे अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण परिचायक क्या है? कक्ष प्रणालियां। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थर्ड है, जीवन में सफल होने के लिए छात्रों को क्या करने को प्रोत्साहित करना चाहिए। चयनित अध्ययन, आकस्मिक अध्ययन, गहन अध्ययन या कंठस्थीकरण करके सीखना। क्या करने को प्रोत्साहित करना चाहिए जीवन में सफल होने के लिए? तो देखो, सबसे पहले तो कंठस्थीकरण जैसे वर्ड जो होते हैं ये किस में आते हैं? निगेटिव में आते हैं। चयनित अध्ययन भी नहीं, आकस्मिक अध्ययन भी नहीं। क्या करना चाहिए? गहन अध्ययन करके ही छात्र जीवन में सफल हो सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है, छात्रों की अनुपस्थिति की आदत के विषय में प्रधानाध्यापक तथा माता पिता को चिंता करनी चाहिए। विद्यालय के अधिकारियों द्वारा नियमानुसार उन पर कार्यवाही करनी चाहिए। अध्यापकों द्वारा इसे गंभीरता से लेना चाहिए। जो कक्षा में उपस्थित रहे उन छात्रों की अपेक्षा उन्हें कम वरीयता देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यापकों द्वारा इसे गंभीरता से लेना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, फिफ्थ है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना किसका दायित्व होना चाहिए? प्रधानाध्यापक का, इस कार्य के लिए नियुक्त अध्यापक का, उन अध्यापकों का जो इसमें रुचि रखते हैं, या सभी अध्यापकों का? तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किसका होता है, किसका दायित्व होता है? देखो, सभी अध्यापकों का उत्तरदायित्व होता है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। ठीक है, सिक्स्थ है, छात्रों के अनुत्तीर्ण होने पर समझना चाहिए कि व्यवस्था ही असफल हो गई है, अध्यापक की असफलता है, पाठ्यपुस्तक की असफलता है या व्यक्तिगत छात्र की असफलता है। तो क्या इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर कोई छात्र अनुत्तीर्ण हो जाता है तो क्या समझेंगे? व्यवस्था ही असफल हो गई है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सेवेंथ है, छात्रों का सामयिक परीक्षण होना चाहिए ताकि छात्रों की प्रगति उनके अभिभावकों को सूचित की जा सके, नियमानुसार निर्धारित अभ्यास करवाया जा सके, छात्रों को अंतिम परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित किया जा सके, परिणामों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर सुधारात्मक उपाय अपनाए जा सके। तो इसका क्या राइट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणामों से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर सुधारात्मक उपाय अपनाए जा सके। ठीक है, गृह कार्य जांचने का सबसे अच्छा उपाय है प्रबुद्ध छात्रों द्वारा इसे संपन्न करा देना, कक्षा में सामूहिक रूप से उत्तरों की जांच करा देना, नमूने के आधार पर इन्हें जांच डालना, नियमित रूप से स्वयं अध्यापक अध्यापिका द्वारा उनकी जांच करना। तो जब हम बच्चे को गृह कार्य देते हैं तो सबसे अच्छा जांच करना कौन सा होता है? नियमित रूप से स्वयं अध्यापक अध्यापिका द्वारा उनकी जाँच करना। ठीक है, तो एट का हो जाएगा डी। नाइन्थ है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए छात्रों में व्यावसायिक दक्षताओं का विकास करना, छात्रों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, छात्रों की परीक्षाओं के लिए तैयार करना या छात्रों को जीवन के लिए तैयार करना। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों को जीवन के लिए तैयार करना। ठीक है, आदर्श अध्यापक वह होता है जो पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ाता है, छात्रों को अधिगम में सहायता पहुंचाता है, मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक होता है या अनुशासन रखना चाहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मित्र, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक होता है अध्यापक, वही आदर्श अध्यापक होता है। ठीक है, 11th है, अध्यापकों के उत्प्रेरण एवं उनकी प्रतिबद्धता को विकसित किया जा सकता है। उन्हें ऊंचे वेतनमान देकर, सेवांतवर्ती प्रशिक्षण देकर, प्राइवेट ट्यूशन करने की स्वीकृति देकर, उनके परीक्षा परिणामों के परिवीक्षण के आधार पर उन्हें व्यावसायिक सहारा प्रदान करके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11th का डी। ठीक है, बीच में ही विद्यालय छोड़कर अध्ययन विरत होने की समस्या का अच्छी तरह निराकरण हो सकता है।
पाठ्यक्रम के भार को कम करने से, अध्यापकों की समानुभूति से, विद्यालय के आकर्षक पर्यावरण से या प्रोत्साहन प्रदान कर देने से। विद्यालय छोड़कर, जब कोई बच्चा विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो उसकी समस्या का अच्छी तरह से निराकरण हो सकता है। कैसे निराकरण हो सकता है? देखिए, जो इसका राइट आंसर है वो थर्ड भी है एंड फोर्थ भी है। तो आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि इसका ज़्यादा सही राइट आंसर कौन सा होगा, सी या डी। ठीक है। 13 है, विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता अत्यधिक निर्भर करती है आधारभूत सुविधाओं पर, वित्तीय प्रावधानों पर, अंतर्राष्ट्रीय सहारे पर या अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? अध्यापक की शिक्षा पर। अगर अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ा रहा है तो बोला जाता है ना कि उस स्कूल का टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, तो यही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है समुदाय के सहारे पर, शिक्षण अधिगम सामग्रियों की उच्च कोटि की गुणवत्ता पर, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। तो सम्मिलित शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है अध्यापकों में अभिवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। ठीक है। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखने में है। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। देखिए, केवल अनुशासन को बनाए रखना ही शिक्षक की भूमिका नहीं है। ठीक है। केवल पाठ्यपुस्तक का पालन करना ही नहीं है, पाठ्यक्रम को पूरा कराना ही नहीं है। देखिए, सबसे अच्छा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? एक रूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना या विशिष्ट शिक्षा योजना। समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो ये है विशिष्ट शिक्षा योजना। ठीक है। 16 का डी। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शनों का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1। इनमें से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं है? पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना, उदाहरणों एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। कौन सा नहीं पूछा है? ठीक है। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना ही सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं है अधिगम के लिए। ठीक है। समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण या विश्व बंधुता। समावेशी शिक्षा किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है समता एवं समान अवसर। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय डैश के। तो एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य, प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए या प्रदर्शन लक्ष्य, अधिगम लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, अंक लेने के लिए लक्ष्य, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? देखो, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय प्रदर्शन लक्ष्य के। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। ठीक है।
22 है, एक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल उदाहरण देने चाहिए, केवल गैर उदाहरण देने चाहिए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए या दोनों नहीं देने चाहिए? जो भी केवल लिखा होता है ना वो हमेशा निगेटिव में चला जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों नहीं देना चाहिए, ये भी बात गलत है। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 23 है, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानववादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिगम की सार्वभौमिक संरचना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे डैश कहा जाता है। प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच या मूर्त सोच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सृजनात्मक सोच, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट एवं विघ्न है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए। सूचित करती है कि बच्चों की क्षमताएं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की हैं। तो बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते हैं उन्हें करने देना, कक्षा को छोड़ देना तथा बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार एवं प्रतिभाशाली बच्चे हैं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना, ठीक है। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। जब भी अधिगमकर्ताओं के स्तरों के अनुसार पढ़ाने की विधि होती है तो उसे क्या कहा जाता है? विभेदी अनुदेशन कहा जाता है, ठीक है। इसे सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं? अवलोकन विधि का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 29 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंध को सही तरीके से सूचित करता है? विकास एवं अधिगम संबंधित नहीं है। अधिगम विकास का ध्यान किए बिना घटित होता है। अधिगम की दर विकास की दर से काफ़ी अधिक होती है। विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं। तो देखो सबसे सही जो आंसर है वो कौन सा है? विकास एवं अधिगम अंतः संबंधित और अंतः निर्भर होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान या मानसिक मैप। तो पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है स्कीमा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। सृजनात्मक, सौंदर्यबोध, अमूर्त या तार्किक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तार्किक, ठीक है। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य। तो इसका राइट आंसर होगा ड्रिल और अभ्यास कार्य, ठीक है। के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे उसमें कमजोर होती हैं। गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए ही है। अनौपचारिक एल्गोरिथम औपचारिक गणित से निकृष्ट है। तो इसका जो सही पूछा है, ठीक है, इनमें से कौन सा सही है ये पूछा है, तो केवल ऑप्शन ए सही है। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है, ठीक है।